इसमें आपको डायरेक्शन होता है, वो वन डायरेक्शन होता है। और इसमें हमें सिर्फ क्या मिलता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, इसके अलावा CSF नल हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें हल हो जाती हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उनका सिग्नल मैटर नहीं होता। ये DTI डिफ्यूजन टेंसर इमेज, इसमें हम मिनिमम 6 डायरेक्शन से लेके 6 डायरेक्शन से लेके 25 डायरेक्शन तक, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन। स्टैंडर्ड होता है 20 डायरेक्शन, बट आप 6 डायरेक्शन की भी ट्रैक्टोग्राफी कर सकते हैं। जितना नंबर ऑफ डायरेक्शन जितना कम करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका टाइम उतना ही कम होता जाएगा, बट क्वालिटी आपकी खराब होती जाएगी। तो स्टैंडर्ड 20 होता है, बेस्ट 25 होता है, ठीक है। इतना नंबर ऑफ डायरेक्शन में हम रेडियल पल्स लगाते हैं। वैसे कि इसमें क्या होता है कि आपकी तो डिफ्यूजन वेटेड जैसी ही इमेज है, लेकिन जब हम उसको पोस्ट प्रोसेस करते हैं DTI का जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें वो फाइबर ट्रैक को अलग अलग दिखाता है। जो हमारा फाइबर ट्रैक है, फाइबर ट्रैक का काम क्या है, एक बेसल गैंग्लिया को सेरेबेलम से जोड़ना है या एक बेसल गैंग्लिया को दूसरे से जोड़ना है, ठीक है। ये फाइबर ट्रैक है जो ब्रेन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग को हम और न्यूरोग्राफी, ब्रेन की न्यूरोग्राफी भी, और इसको फाइबर ट्रैकिंग भी, फाइबर ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक सीक्वेंस होता है DTI के नाम से, ठीक है। उस सीक्वेंस को आप 2 एक्सियल में पीस ऑफ एक्सपर्ट से पूरा ब्रेन, मतलब रूटीन एक्सियल जैसे प्लान करते हैं वैसे ही करना है। स्कैनिंग में कुछ नहीं करना, सिंपल एक सीक्वेंस है, साइज की इमेज पे लो, जहाँ से मेडुला शुरू हो रहा है वहाँ से लेके कॉर्टेक्स फोन नहीं कवर करना। क्लास की तुम चले गए थे फोन कवर नहीं करना है, फोन उसमें वैसे भी स्कैनिंग लेने के बाद हमारे पास फंक्टूल में सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं, ओपन करके जिस पार्ट का भी फाइबर ट्रैक देखना है देखते हैं इसका रेलिवेंस क्या है। इस जस्ट लाइक ये फंक्शनल की तरह, फंक्शनल की तरह कोई ट्यूमर है, ठीक है, रेडियोथेरेपी करनी है या ऑपरेट करना है, जहाँ पे रेडिएशन देना है वो नहीं है उस फाइबर ट्रैक से कितना लगे, क्योंकि फाइबर ट्रैक अगर रेडिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ये कहाँ मिला, फाइबर ट्रैक अगर नल हो जाए कौन है, क्या हुआ, अगर फाइबर ट्रैक टूट जाए तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने देखा है कि कोई यूज़फुल फाइबर ट्रैक है वो हम उसको रेडिएट न कर दें या उसको ऑपरेट करके हम निकाल दें, या अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो हमें ये देखना होता है कि पेशेंट को कंसल्ट करना होता है कि अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं तो आपका ये फाइबर ट्रैक जाएगा, आपका आगे ये बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी, आपको ये परेशानी रहेगी। जस्ट लाइक फंक्शनल जो हम करते हैं उसी तरह से फाइबर ट्रैक का भी। तो जब हम
स्टडी होती है उनकी मल्टी पैरामेट्रिक ऑफ ब्रेन। मल्टी पैरामेट्रिक ऑफ ब्रेन में ट्रैक्टोग्राफी इम्पोर्टेंट। ट्रैक्टोग्राफी अलग से भी डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग फाइबर ट्रैकिंग अलग से भी की जाती है, सिर्फ फाइबर ट्रैकिंग हम देखने के लिए भेजते हैं। अदरवाइज जब मल्टी पैरामेट्रिक ब्रेन आता है तो उसमें भी फाइबर ट्रैक देखा जाता है। गोल इसका समझ में आए, सर्जरी करनी हो या फिर ये देखना हो कि जैसे पोस्ट ऑफ केस में पेशेंट को डेफिसिट आ रहा है, ठीक है, फाइबर ट्रैक हम देखते हैं कहीं, मतलब फाइबर ट्रैक इधर फाइबर ट्रैक की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से पेशेंट को हम काउंसिल कर सकें, ठीक है। या सर्जरी प्लान करनी है तो उसको हम बता सके पहले ही कि आपके पैर में इतनी हो जाएगी। मल्टी पैरामेट्रिक जितनी बार होता है फॉलो अप केस में हर बार फाइबर ट्रैक चलाया जाता है, डैमेज तो नहीं हुआ, ठीक है। रेडियोथेरेपी की मल्टीपल साइकिल होती है, हर साइकिल से फैसले हमारा ही होता है, फिर फॉलो अप केस में भी ऐसा नहीं होता, सब केसेज में मल्टी पैरामेट्रिक ब्रेन हुआ है आपको, कौन कौन सा क्या क्या करते हैं उसमें बताओ, पढ़ा तो है तो ब्रेन स्पेक्ट्रम, परफ्यूजन, स्पेक्ट्रोग्राफी, ब्रेन विद कंट्रास्ट, ठीक है। तो ब्रेन विद कंट्रास्ट सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेन प्लेन। ब्रेन प्लेन करने के बाद आप ट्रैक्टोग्राफी चलाएंगे, ट्रैक्टोग्राफी नॉन कंट्रास्टेड, ठीक है। मैंने ब्रेन प्लेन कर दिया, उसके बाद आप ट्रैक्टोग्राफी चलाएंगे। ट्रैक्टोग्राफी के बाद सबसे पहली स्टडी होगी आपकी परफ्यूजन, ठीक है। जहाँ पे डबल परफ्यूजन होता है, दो परफ्यूजन डबल कंट्रास्टेड ही होता है, एक T1 परफ्यूजन और एक T2 स्टार, तो उसमें हम T1 परफ्यूजन पहले रन करते हैं, ठीक है। पहले रन करते हैं, क्यों करते हैं, ब्लड फ्लो को देखने के लिए। ESL की बात करें T1 is not ASL, ASL तो नॉन कंट्रास्ट परफ्यूजन है, T1 इज कंट्रास्ट परफ्यूजन। नीचे दे दिया था मिठाई घर पे, T1 परफ्यूजन से सेलुलर लेवल की डिफरेंस देखो। नहीं, क्वेश्चन ये है, वो तो बात सही है कि वहाँ पे आपको परमिएबिलिटी के अलावा डिजीज केसेस में भी डिफरेंस अच्छे से दिख जाता है। मेरा क्वेश्चन है कि हम पहले T2 स्टार चलाएंगे या पहले T1 चलाएंगे, पहले T1 या T1 चलाएंगे, क्योंकि वेसल्स में जा रहा है, हम T1 चलाएंगे तो हाइपर इंटेंसिव में दिख जाएगा। रही बात T2 की, तो T2 में वो हाइपो हो जाएगा। सर T1 परफ्यूजन में इन्हांसमेंट देखते हैं और इसमें 1-1.5 मिनट लग जाएगा, और इसमें हमारे को T2 स्टार परफ्यूजन में 15 से 10 सेकंड। पहले कौन चलाएंगे, पहले सर हम ये वाला चलाएंगे T1, जिसमें कम टाइम लग रहा है वो चलाओगे या जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो चलाओगे। कम टाइम वाले चलाएंगे तो हमें देखने हैं सर कैपलरी टू कैपलरी। अगर पहले अगर T2 स्टार
तो जो बता रहा था वो तो बताओ, तेरे दिमाग में क्या हम्म? क्या बता रहा था? देखा जाए सर कैपिलरीज टू कैपिलरी, उसके लिए सर T2 स्टार चलाएगा। इसमें हम तो हमारी कैपलरीज की टाइमिंग होती है सब इतना ही देर करना T1 परफ्यूजन और T2 स्टार परफ्यूजन में पहले कौन चलाएंगे? सर पहले T2 परफ्यूजन चलाएंगे फिर T1 चलाएंगे। क्यों? क्यों चलाते थे? पता है मुझे। वहाँ से पहले हैं? पहले T1 ही चला था। क्यों? वो तो मुझे पता है कि ये बोल रहे थे। तुम बताओ क्या बता रहे हैं? सर मुझे तो वही सेलुलर लेवल की इन्हांसमेंट और पहला T1 कॉन्ट्रास्ट चलाने का रीज़न ये हो सकता है क्योंकि हम पहले इन्हांसमेंट देखना चाह रहे हैं ठीक है। कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद T2 में हम ये देखते हैं कि कहाँ तक नहीं जा रहा वो इन्हांस हो जाए। बट रीज़न सर एक ये भी तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अगर कॉन्ट्रास्ट वहाँ रहे T2 में जहाँ रिस्ट्रिक्शन है तो वो तो हाइपो हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो हाइपो कर देगा। तो फिर T2 तो पहले चलाना चाहिए। एंजियोग्राफी हम्म? एंजियोग्राफी एंजियोग्राफी मल्टी पैरामेट्रिक का मल्टी पैरामेट्रिक ब्रेन की बात हम कर रहे हैं ना इसमें डबल परफ्यूजन तो उसी में चलाते हैं। अभी लेना बाद में तुम लोग छोड़ देंगे। T2 स्टार में आई थिंक बताया मेरे क्लास में बताया T2 स्टार में क्या देखते हैं जब कंट्रास्ट जाता है तो जैसे ही कैपिलरीज में कंट्रास्ट जाता है जब कैपिलरीज के अंदर जब कंट्रास्ट जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम को क्या करता है जब वेनस फेज में आ गया तो कंट्रास्ट तो सब जगह एक बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा सीधा आएगा। जब आप पहले भी देते हो तो क्या होता है उसमें ग्राफ ऐसा रहता है जब कैपिलरी में कंट्रास्ट जाता है तो क्या होता है ड्रॉप होता है सिग्नल ड्रॉप होता है फिर जब कैपिलरी से निकल के वेन में जाता है तो फ्लैट हो जाता है। तो आपने पहले T1 परफ्यूजन कर दिया उसके बाद बिना कंट्रास्ट दिखाए देंगे बिना कंट्रास्ट दिए करेंगे तो कंडीशन कौन सा होगा कैपिलरी से बाहर निकाल के फ्लैट बात समझ में। तो अब आपने पहले T1 परफ्यूजन कर दिया उसके बाद दोबारा जब कंट्रास्ट देंगे तो ऐसे सीधे जाएगा जैसे ही दोबारा कैपिलरी में जाएगा इंडक्शन टाइम शॉर्ट Drop बात समझ में समझ में T2 स्टार परफ्यूजन में हमें सिग्नल ड्रॉप देखनी है। जी सिग्नल ड्रॉप कब देखनी है जब कैपिलरीज के अंदर कंट्रास्ट जाए तब कैपिलरीज के अंदर कंट्रास्ट कब जाता है आर्टरी से कैपिलरीज से भी। अगर आप पहले लेते हैं तो भी यही चीज़ दिखाई देगा और 5 मिनट के बाद लेते हैं या 2 मिनट के बाद लेते हैं क्योंकि 2 मिनट के बाद लेंगे तो कैपिलरी से तो वो बाहर निकल चुका है तो कैपिलरीज के अंदर रहेगा तभी तो सिग्नल ड्रॉप दिखाएगा वो जी इलेक्ट्रॉन टाइम का
डिफ्रेंसिएशन तो तभी का होगा जब वेनस फेज में आ गया तो सब जगह बराबर आ गया। जी ठीक है, अब जहाँ पे फाइंडिंग है, ठीक है, उस जगह पे भी कैपिलरीज के अंदर तो है नहीं, कैपिलरी से तो बाहर निकल चुका है वो। हमें परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन। तो ये कब दिखेगा, जब आप कंट्रास्ट दे रहे होगे, टैनिंग चल रहा होगा, तभी होगा ना। तो ये आप कभी भी देंगे, कंट्रास्ट देने के 2 मिनट बाद दें, 10 मिनट बाद दें, दोबारा भी कंट्रास्ट देंगे तो क्या होगा, कंट्रास्ट आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद सिग्नल ड्रॉप होगा, जी फिर तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। T2 स्टार आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन T1 वेटेड इमेज में हमें सिग्नल ड्रॉप नहीं देखते, एनहांसमेंट देखते हैं। और एक बार आपने कंट्रास्ट दिया, दोबारा देंगे, कंटेमिनेशन है। अगर आपने एक बार कंट्रास्ट दे दिया तो वेनस एनहांसमेंट आ गया, तो फिर उसमें अर्ली आर्टेरियल पता ही नहीं चलेगा। आर्टेरियल एनहांसमेंट पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये अगर आप शुरू में देंगे तो मल्टीपल फेजेस आप ले रहे हैं, तो अर्ली के फेजेस में एनहांसमेंट होगी तो आपको वो फेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप T1 परफ्यूजन पहले ले लिया, आपको सारी चीज़ें मिल गई। उसके बाद ये 5 मिनट का सीक्वेंस होता है, जी 4 मिनट 5 मिनट का। तो आप T2 स्टार ले रहे हो, उसके बाद तो आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करके वो, ठीक है। उससे ले लो, उसके बाद क्या है तो इन्हांस ही करेगा। मतलब देखो, जहाँ पे कैपिलरी एक बराबर है तो वहाँ तो एक बराबर इन्हांसमेंट रहेगा। और जहाँ सेलुलर लेवल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इसमें एक्चुअली के ट्रांस होता है, एक जैसे ये हमारा फंक्शनल ग्राफ होता है ना, तो जहाँ पे इमेज इन्हांसमेंट हो वहाँ पे एक बार T1 परफ्यूजन चला दिया, T1 परफ्यूजन चलाने के कितनी देर बाद कर सकते हैं? T1 परफ्यूजन कराने के बाद हाँ, बोल रहे हैं कभी भी हो सकता है। कितनी देर बाद? 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे कंट्रास्ट देने का 2-3 सेकंड 5 मिनट तो सर वही मतलब चलेगा। वो सीक्वेंस चलने के फिर कितने देर के बाद फिर T1 परफ्यूजन चला दिया, उसके कितने देर बाद चलाओगे T2 स्टार? सर 5 मिनट सर उसी में लगेगा सर, एक सीक्वेंस चलने में। ठीक है, फिर इसके बाद सर डबल सर फिर कंट्रास्ट देंगे तो सर फिर तो सपोज सर करो कि तुमने ब्रेन विथ कंट्रास्ट कर दिया, जी ले लो, इसमें से निकाल के तो परफ्यूजन तुम भूल गए और पहले ही तुमने क्या चला दिया, अरे इसे दे दे बिलाल, मजे मजे ले रहा है, जानबूझ के किया ऐसा है। अरे इसको नहीं दिया, नहीं मैंने खाली पहले एक जेल T1 फैट से पोस्ट कंट्रास्ट चला दिया, चलाना था T2 परफ्यूजन, T2 स्टार परफ्यूजन चला दिया, फिर क्या करो? सर वो चलने के बाद सर फिर दोबारा हम चला देंगे। जो चलो ये छोड़ो, कंट्रास्ट तो सर उसमें दोबारा दे सकते हैं। जब स्ट्रोक का केस आता है तो हमें कंट्रास्ट एंजियो भी करना होता है, परफ्यूजन भी करना होता है, हाँ या ना? स्ट्रोक के केस में कभी कभी हमें एक तो टॉप चला दिया और परफ्यूजन, टॉप न चला के कंट्रास्ट एंजियो, नेक एंड ब्रेन एंजियो और परफ्यूजन कंट्रास्ट। तो इसमें पहले क्या करोगे, पहले एंजियो करोगे या
यानी मैं सही जगह पे हूँ। आना जरूरी है। अभी आपने बताया था कि हम परफ्यूजन बाद में भी ले सकते हैं। परफ्यूजन में हम क्या देख रहे हैं, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि परफ्यूजन में हम कैपिलरीज के अंदर कंट्रास्ट दे रहे हैं। जी। कैपिलरीज के अंदर जब कंट्रास्ट जाएगा तब हम ड्रॉप देख रहे हैं। वैसे केस में हम ये देखते हैं कि कहाँ पे कैपिलरी, यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप आ रहा है नॉर्मल से ज़्यादा, या फिर ड्रॉप है ही नहीं, नेक्रोसिस है वहाँ पे बस में भी, तो या इंफेक्शन के केस में वहाँ पे सप्लाई ही नहीं है तो वो तो स्ट्रेट दिखेगा नहीं। तो अगर आप एनजीओ से पहले दे देते हैं तो वेन के अंदर कंट्रास्ट एनहांसमेंट आधा घंटा रहेगा। जब आप एंजियोग्राफी करेंगे तो वेनस कंटेमिनेशन आएंगे या नहीं आएंगे, तो फिर अगर पहले एनजीओ करते हो तो इसमें कोई नुकसान है? वजह नहीं है, यकीन नहीं बन पा रहा है। हाँ? लग रहा है पहले ही परफ्यूजन तो सबसे पहले चलना चाहिए, कंट्रास्ट देते ही चलना चाहिए, यही ना? किसको समझ में आया कि कभी भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकते नहीं समझ। हाँ? नहीं समझ में आया। मतलब पहले कौन सा चलाएंगे सर? एनजीओ चलाएंगे, फिर कुछ टाइम के लिए हम परफ्यूजन चला सकते हैं। अगर हम पहले T2 स्टार चला दिए तो एनजीओ चलाने में क्या नुकसान है, और अगर पहले हमने एनजीओ चला दिया तो T2 स्टार चलाने में क्या नुकसान है, दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन क्या है, अगर पहले T2 स्टार चला दिया तो एनजीओ उसके बाद चलाने में क्या नुकसान है। सेकंड थिंग, अगर पहले आपने एनजीओ चला दिया तो T2 स्टार बाद में चलाने में क्या दिक्कत है। क्वेश्चन समझ में आया? T2 स्टार मतलब शॉर्ट में तो पड़ता नहीं है जी, हाँ? के बेस पे लेने हैं आप। परफ्यूजन ग्रेडियंट बेस्ड। बताओ सर अगर हम पहले परफ्यूजन चला देते हैं तो जो हमें ये एंजियोग्राफी में चाहिए था आर्टीरियल फेज, वो तो मिस आउट हो जाएगा अगर हम पहले परफ्यूजन चलाते हैं। ठीक है। और अगर हम ये टॉप पहले चलाते हैं तो ये हमें देखना होता है परफ्यूजन में कैपिलरीज वाली चीज़ें, जो कि बाद में भी देखा जा सकता है कॉन्ट्रास्ट देने की कुछ देर बाद। T1 टॉप में अगर हम आर्टीरियल फेज हमें लेना होता है, अगर हम परफ्यूजन चला देंगे तो परफ्यूजन में हमें कैपिलरीज तो दिख जाएंगे, बट आर्टीरियल फेज हमारा मिस आउट हो जाएगा। हम आर्टीरियल फेज बाद में नहीं ले सकते। बाद में हम करेंगे तो आर्टरी में तो आर्टीरियल फेज तो आएगा ही, दिक्कत क्या है? हम दोबारा कंट्रास्ट देंगे ना, कंट्रास्ट तो हम 2 बार दे रहे हैं। एक बार हमने चलाया T2 स्टार, एक बार कंट्रास्ट दिया, T2 स्टार चला दिया, उसके बाद हमने दोबारा कंट्रास्ट दिया और एंजियोग्राफी कर ली, इसमें क्या नुकसान है? वेनस भी हाइपर कुछ देर के लिए तो सर वेन भी दिखेगा ना हमें। कुछ देर के लिए नहीं, MRI में आधे आधे घंटे घंटे के लिए देखेगा। आधे घंटे तक आपका वेन हाइपर ही दिखेगा, तो आर्टरी उतनी बेटर विजुअलाइज नहीं होगी। वेनस कंटेमिनेशन आएंगे जी। कोई डाउट है? जब हम एंजियोग्राफी करते हैं और डिले हो जाता है तो क्या होता है, वेन भी आ जाता है, तो आप क्या बोलते हैं एंजियोग्राफी सही नहीं है। तो आप T2 स्टार के बाद एंजियोग्राफी नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि
पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि T2 स्टार पहले कर दिया तो एंजियोग्राफी बाद में करने का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि उसमें वेनस कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग। तो वेन और आर्टरी दोनों मिक्स हो जाएगी, दोनों के सिग्नल आएंगे। एंजियोग्राफी में क्या होता है? सिर्फ आर्टरी दिखेगी, यानी कैपिलरी से जाने से पहले का। तो कैपिलरीज में जाने से पहले का है तो एंजियोग्राफी तो आपको पहले ही चलानी पड़ेगी। चलो, एंजियोग्राफी आपने पहले चला लिया, उसके बाद T2 स्टार चलाने में क्या नुकसान है? तो उसके बाद T2 स्टार चलाने में क्या नुकसान है? यही क्वेश्चन था ना जी। पहले का, तो हमें आंसर मिल गया। हाँ, अभी भी है। जिसकी जो क्लासेस छुट्टी हैं, रिकॉर्डिंग लेके नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो। हाँ जी, बताओ तुम क्या बता रहे थे? सर मैंने बताया था कि हम कोई नुकसान नहीं है बाद में परफ्यूजन लेने का, क्योंकि परफ्यूजन में मेन हमारा होता है कैपिलरीज का देखना। तो वो कैपिलरी से तो पहले कॉन्ट्रास्ट स्टडी में वो पूरा वॉश आउट हो चुका है, वेन में भले ही रहे बट कैपिलरी से तो जा चुका है। तो हम बाद में मुझे बाद में परफ्यूजन ले करके हम डायरेक्ट कैपिलरीज की स्टडी कर सकते हैं। हाँ जी, ये अभी तुम्हें को दिए हैं, तुम्हें थोड़ी दिए थे यहाँ पे तो। ये नीचे कैसे चला गया? कोई रफ पेज देना जिसमें अभी कुछ भी आपने नहीं दिया। ऐसे केस में जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे कम है वहाँ पे कम है। ठीक है, जहाँ पे डिलेड परफ्यूजन वहाँ पे डिलेड है, यही कंडीशन है ना। अब जब आपने कंट्रास्ट दिया तो हर जगह रिलैक्सेशन टाइम, T2 स्टार में इन्हांसमेंट नहीं देखना है। T2 स्टार में हमें सिग्नल ड्रॉप वो भी किसके बेस पे? रिलैक्सेशन टाइम के बेस पे। जब कंट्रास्ट उसके अंदर जाएगा तो उसका रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट होगा तो सिग्नल ड्रॉप होगा। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट आपने परफ्यूजन किया तो ये गया, और जैसे ही ये आर्टरी के अंदर है, जैसे ही कैपिलरीज के अंदर गया सिग्नल ड्रॉप हुआ, फिर कैपिलरी से बाहर आया, स्ट्रेट हो गया। यही हुआ ना। अब सेकंड कंडीशन, पूरे में कंट्रास्ट फैला हुआ है, पूरे में कंट्रास्ट फैला हुआ है, हर जगह का रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट है, यस और नो? तो आप जब स्कैन करेंगे तो हर जगह ऐसे आएगा कि नहीं? आपका सिग्नल ड्रॉप ये ऐसे वाला आएगा नहीं है। लेकिन अगर आपने कंट्रास्ट दे दिया तो फिर ये आर्टेरियल फेज ऐसे रहेगा, जैसे ही कैपिलरीज में गया ड्रॉप होगा, फिर बाहर आया। तो आप कंट्रास्ट पहले दो तब भी यही आ रहा है, बाद में दो तब भी यही आ रहा है। चाहे आप पहले दो या बाद में दो, दोनों में कोई फर्क नहीं। T2 स्टार में हमें सिग्नल ड्रॉप देखना है, इन्हांसमेंट नहीं देखनी। ठीक है, वो भी किसके बेस पे? रिलैक्सेशन टाइम के बेस पे। आप तीसरी बार भी कंट्रास्ट देंगे, तीसरी बार में भी जब कैपिलरीज के अंदर से जाएगा सिग्नल ड्रॉप दिखाएगा, जब भी जाएगा रिलैक्सेशन टाइम को शॉर्ट करेगा। अच्छा, आप बोलोगे एक बार दे दिया तो रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हुआ तो सभी जगह का हुआ ना, सिर्फ कैपिलरीज का थोड़ी हुआ। यस और नो? शॉर्ट हुआ तो सभी जगह का। अच्छा, जब
ये क्या है, जब कैपिलरीज के अंदर गया तब का है, कैपिलरीज के अंदर का गया तब का। तभी का है। तो कैपिलरीज के हम जो हमें सिग्नल मिल रहा है आर्टरी और वेन का थोड़ी हमें लेना है, ये आर्टरी का है, ये वेन का है, ये कैपिलरीज के अंदर का है, टिश्यू टू टिश्यू। अब ये अंदर गया और वेन में बाहर आ गया, यही प्रोसेस होता है ना। इसके बाद ये अब तो फ्लैट आ रहा है, इसके बाद 2 बार चलाओ 3 बार चलाओ, हर बार ये फ्लैट ही आएगा। लेकिन ये बीच में ही आपने फिर दोबारा कंट्रास्ट दे दिया, फिर क्या होगा? ड्रॉप हो। तो हमें कभी भी T2 स्टार परफ्यूजन करते हैं, अगर 2 बार कंट्रास्ट देना हो तो फर्स्ट टाइम में नहीं करते। अगर आप फर्स्ट टाइम कर दिया तो देखो, फर्स्ट टाइम आपने कर दिया T2 स्टार, ठीक है। उसके बाद आपको स्टडी कौन सी लेनी है? अगर एंजियोग्राफी करनी है तो पॉसिबल हो पाएगा नहीं। और अगर T1 परफ्यूजन करना है तो T1 में हमें इन्हांसमेंट देखनी थी, आर्टेरियल फेस। तो ऑलरेडी वेनस कंटेमिनेशन आ चुका है, उसमें इन्हांसमेंट आपको नहीं है, उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो कभी भी हम T1 वेटेड जो भी सीक्वेंस चलाते हैं, जिसमें या सिंपल बात करें, जिसमें हमें इन्हांसमेंट देखनी हो वो हम पहले चलाएंगे, जिसमें ड्रॉप देखनी हो वो बाद में। कोई डाउट है? मल्टी पैरामेट्रिक में हम 2 परफ्यूजन भी चलाते हैं। इसमें बहुत बार लोगों का कॉल आता है हमारे पास कि सर इसमें पहले कौन चलाएंगे, पहले कौन चलाएंगे? T1 परफ्यूजन। एनजीओ और परफ्यूजन है तो पहले कौन चलाएंगे? बहुत उन्हें टेंशन रहता है कि सर एनजीओ भी बोल दिया, परफ्यूजन भी बोल दिया, अगर परफ्यूजन चला दिया तो कंट्रास्ट निकल जाएगा, एनजीओ तो आएगा ही नहीं, और एनजीओ चला दिया तो फिर परफ्यूजन कैसे होगा? स्ट्रेस में परेशान रहता है, ठीक है। दिक्कत हो सकती है ना, ये क्वेश्चन तो हो सकता है कि भाई परफ्यूजन और एनजीओ दोनों बोल दिया एक ही साथ कर रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, साफ मना कर देते हैं। आइडियली तो यही लग रहा है कि दोनों एक साथ कैसे होगा। तो हो सकता है अगर आप 2 बार कंट्रास्ट देंगे तो, लेकिन पहले आपको परफ्यूजन नहीं चलाना, पहले क्लियर है। अब बात हम करते हैं ट्रैक्टोग्राफी की। ट्रैक्टोग्राफी में जो हमारा सीक्वेंस होता है वो इस नाम से आता है, डिफ्यूजन टेंसर। के नाम से ये सिंपल डिफ्यूजन वेटेड इमेज ही है, लेकिन इसमें मल्टीपल डायरेक्शन, ठीक है। 6 से लेके 25 डायरेक्शन तक कोई भी है, लेकिन एवरेज हमारा 20 डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हम एक्वायर करते हैं नॉर्मल। एक्सियल में ये सीक्वेंस होता है, एक्सियल में DTI के नाम से, डिफ्यूजन टेंसर, ठीक है। DTI के नाम से आपके पास रहेगा, ये फाइबर ट्रैक के नाम से रहेगा, या न्यूरोग्राफी के नाम से रहेगा। आपने ये सीक्वेंस चला दिया, रूटीन चलाने के बाद आप इसमें ओपन करेंगे, ओपन, हाँ, फंक टूल में ओपन करेंगे तो फंक टूल में DTI का आपको ग्राफ मिलेगा। उसमें आपको एंटेरो, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर जो भी जिस साइड का भी चाहिए वहाँ का सिर्फ आप फाइबर ट्रैक देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मेन होता है सिमेट्री का, जैसे बीच में एंटेरो पोस्टीरियर, राइट टू लेफ्ट, सुपीरियर, तीनों तरह के सिमेट्री आती है बन के, वो मैच करने के लिए कि जैसा राइट साइड है वैसा ही लेफ्ट साइड है या नहीं, जैसा इंटीरियर है वैसा ही पोस्टीरियर है कि नहीं, जैसा सुपीरियर वैसा इंफीरियर है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे केस में हम जस्ट फाइबर ट्रैक को मैच कराते हैं और उसका ग्राफ बना के, कलर्ड इमेज बना के देते हैं, ठीक है। वो देख लेते हैं। सर इसमें ब्रेन की स्क्रीनिंग तो करेंगे इसमें मल्टी पैरामेट्रिक अगर सिर्फ फाइबर ट्रैक के लिए आ रहा है तो आप 1-2 सीक्वेंस ले लो,
ठीक है, अदरवाइज जनरली सिंगल इमेज सिंगल नहीं आता, ये मल्टी पैरामेट्रिक के साथ ही आता है। ठीक। फाइबर ट्रैक या ट्रैक्टोग्राफी जो आता है वो ब्रेन की स्टडी के साथ ही आएगा, ब्रेन विद कंट्रास्ट विद ट्रैक्टोग्राफी या मल्टी पैरामेट्रिक ब्रेन, कभी भी अकेले नहीं आता ये। जब ब्रेन की स्टडी करवा रहा है तो उसके साथ ट्रैक्टोग्राफी भी करती है। मल्टी पैरामेट्रिक के नाम से एक सिर्फ DTI लिखा हुआ सिर्फ था। DTI और ये नहीं, हमारे पास मल्टी पैरामेट्रिक ब्रेन के नाम से स्टडी है। मल्टी पैरामेट्रिक प्रोस्टेट है। नीचे मलाई ब्रेन फिर परफ्यूजन, इसमें DTI नहीं है। इसमें देखो दो परफ्यूजन चलाया है, वन परफ्यूजन एक्सियल के बाद ये T1 परफ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद ये एक ब्रेवो सीक्वेंस बीच में रन किया है, उसके बाद ये टी ट्विस्टर परफ्यूजन। ठीक है, ये दोनों परफ्यूजन, बट इसमें ट्रैक्टोग्राफी नहीं है। है 15 डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, इसको आप कंटिन्यू करते हो। हमारा स्टैंडर्ड ये फंक्शनल का है, ये T2 ऑटो स्टार ये देखते हैं स्टैंडर्ड। नहीं, इसमें देखो